नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी का नाम है मास्टर साहब, जिसे लिखा है मृणालिनी श्रीवास्तव जी ने। कहानी में एक बहुत ही सख्त स्वभाव के मास्टर साहब हैं। उन्हें एक नया छात्र निहाल अपनी शरारतों से परेशान कर देता है। अपने प्यार और सूझबूझ से मास्टर साहब इस चंचल बालक को सही राह पर ले ही आते हैं। गुरु और शिष्य के बीच के प्यार भरे रिश्ते को इस कहानी में बहुत रोचक तरीके से मृणालिनी जी ने प्रस्तुत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मास्टर साहब। उन दिनों हमारे गांव में एक ही स्कूल था, वह भी प्राइमरी। उस स्कूल में दो ही अध्यापक थे। हम में से कोई भी बच्चा उनके नाम नहीं जानता था। हम तो उन्हें बड़े मास्टर साहब और छोटे मास्टर साहब कहते थे, जो जल्दी जल्दी बोलने के कारण बड़े मास्टर साहब और छोटे मास्टर साहब बन गया था। ये दोनों अध्यापक पहली से पांचवी तक की कक्षाओं को बारी बारी से पढ़ाते थे। जब तक एक कक्षा सवाल हल करती, तब तक दूसरी कक्षा हिंदी का पाठ पढ़ती, और जब दूसरी कक्षा प्रश्नों के उत्तर लिख रही होती तो मास्टर साहब किसी और कक्षा को भूगोल पढ़ा रहे होते। इस तरह सभी कक्षाएं अपना अपना काम करती रहती। बड़े मास्टर साहब बहुत सख्त आदमी थे। वे थे भी खूब ऊंचे तगड़े। खादी का धोती कुर्ता पहनते, खलवाड़ सिर पर नाव वाली टोपी लगाते और पाँव में होते चमड़े के मोटे चमरौंधे। मास्टर साहब के पास एक मजबूत लकड़ी हुआ करती थी, जिसके दोनों सिरे पतले और छेद वाले थे, ठीक वैसे ही जैसे कि तराजू की डंडी के होते हैं। डंडी के एक सिरे पर सुतली बंधी रहती, ताकि उसे दीवार पर टांगा जा सके। इस लकड़ी का नाम मास्टर साहब ने रख रखा था मौला बख्श। न जाने कितनी पीढ़ियों को पढ़ा चुका था मौला बख्श। गांव के सभी छोटे बड़े मौला बख्श को खूब अच्छी तरह पहचानते थे। मौला बख्श हमारी क्लास में ब्लैक बोर्ड के पास दीवार पर टंगा रहता। किसी भी बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि उसे छू भी सके। मास्टर साहब जो ही क्लास में आते, मॉनिटर मौला बख्श को उतार कर मेज पर रख देता। मास्टर साहब उसे बड़े प्यार से सहलाते, फिर मेज पर टकटकाते और पढ़ाई शुरू हो जाती। पढ़ाई के बीच चूं की आवाज़ करना भी मना था। मास्टर साहब पढ़ाते बहुत बढ़िया थे। बार बार एक ही बात को समझाते और तब तक दोहराते रहते जब तक कि उन्हें यकीन न हो जाता कि सभी बच्चे समझ गए हैं। मास्टर साहब को लापरवाही जरा भी पसंद नहीं थी। उन्हें यदि कोई बच्चा पढ़ाई की तरफ से लापरवाह नजर आता तो उसकी खैर नहीं होती थी। किताबें गंदी करना, कॉपी से पेज फाड़ना, स्याही गिराना या लेख गंदा लिखना सब लापरवाही समझा जाता था, और लापरवाही का दंड क्या है सभी बच्चे जानते थे। बड़े मास्टर साहब की नज़र बहुत तेज थी। वे राह चलते बच्चों को दूर से पहचान लेते और अगले ही दिन पूछताछ शुरू हो जाती। यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं आता तो तुरंत उसके घर लड़के दौड़ाए जाते। अगर घर पर लड़का न मिलता तो बच्चों को यह आदेश था कि वो जहाँ कहीं भी मिले उसे टांगा टोली करके ले आओ। टांगा टोली करने में सभी बच्चों को मजा आता था। इसमें बच्चे मिलकर लड़के को हाथ पांव से लटका कर उठा लेते और मास्टर साहब के सामने लाकर खड़ा कर देते। उन दिनों कहीं दूर जाने की जगह तो थी ही नहीं, और न ही कोई साधन। बच्चे अक्सर छिपकर आम के बड़े बाग में या नदी के किनारे या पुराने टीले के पीछे ही खेलने जाते थे। पुराना टीला हम सभी का प्रिय स्थल था। किसी जमाने में यहाँ कोई किला या बड़ी हवेली रही होगी, जो कि अब खंडहर बन गई थी। इसमें चारों तरफ मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए थे। इन टीलों के पीछे छिप जाना बड़ा सहज था, पर बच्चे तो आपस में एक दूसरे के बारे में सभी अड्डे जानते ही थे। इसलिए स्कूल से भागे लड़के को खोजना बच्चों के लिए जरा भी मुश्किल नहीं होता था। इसके अलावा यदि बच्चा बीमार हो या चोट चपेट आ गई हो तो भी मास्टर साहब से बच नहीं सकता था। मास्टर साहब खुद ही उसके घर जा पहुंचते। बच्चे के साथ ही उसके माँ बाप की भी पड़ताल हो जाती। कहाँ चोट लगी, कैसे बीमार पड़ा, खाने को क्या क्या दिया, दवा किसकी ली, डॉक्टर की या वैद्य की। हजारों प्रश्न थे उनके पास, और वे तब तक प्रश्न करते रहते जब तक उन्हें तसल्ली न हो जाती। एक बात मास्टर साहब में बहुत अच्छी थी। वह पहले दिन जिस लड़के को डांटते थे, अगले दिन किसी न किसी बहाने उसके सिर पर प्यार से हाथ जरूर फेरते। उनके हाथ का स्पर्श इतना सुखकर होता था कि बच्चा पहले दिन की सारी डांट भूलकर उनके प्यार में ही सराबोर हो जाता। इन सभी बातों के बावजूद ये तो बिल्कुल सच था कि माँ साहब से किसी भी हालत में बच पाना कठिन था।
इसलिए अक्सर बच्चे भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि या तो माँ साहब को कुछ दिनों के लिए बाहर भेज दिया जाए या फिर उन्हें बीमार ही कर दो। पर माँ साहब न तो कभी गांव से बाहर ही गए और न ही कभी बीमार ही पड़े। ऐसे ही खेल कूद कर और पिट पिटा कर दिन गुजर रहे थे कि पड़ोस में रहने वाले रघु चाचा का भांजा उनके पास रहने आया। उसका नाम था निहाल, निहाल चंद। निहाल का चेहरा था गोल मटोल और शरीर छरहारा। घुंघराले बाल हर समय उसके माथे पर बिखरे रहते। देखने में तो वो एकदम सीधा साधा था, पर था अव्वल दर्जे का शरारती। उसके दिमाग में हर समय कोई न कोई शैतानी चलती रहती। वह कब क्या खुराफात कर डालेगा किसी को न पता चलता। राह चलते चलते पत्थर उछालना और छोटे छोटे बरसाती मेंढक पकड़कर किसी के थैले में डाल देना उसे बहुत अच्छा लगता था। पाँव की अड़ंगी लगाकर किसी चलते को गिरा देना तो उसकी बुरी आदत बन चुकी थी। निहाल में एक खासियत थी कि वह आमने सामने किसी से नहीं लड़ता था। हाँ, दो लड़कों को आपस में लड़वा कर बीच बचाव करने पहुंच जाता। इस काम में उसे बहुत मजा आता। अपनी इस आदत से निहाल जल्दी ही बच्चों की टोली का लीडर बन बैठा। लीडर भी ऐसा कि बच्चे उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते। निहाल की कॉपी किताबें जिन्हें वह यहाँ आते समय साथ लाया था बहुत बुरी हालत में थी। कुछ फटी, कुछ अधफटी, एक पर भी कवर नहीं। कहीं पर स्याही के निशान तो कहीं हल्दी के धब्बे, जैसे खाते खाते कोई चीज कॉपी पर भी रख दी हो। इसके अलावा उसके बस्ते में टीन और गत्ते के कई छोटे बड़े डिब्बे ठूंसे रहते। इनमें से किसी में कंचे, किसी में इमली के बीज, किसी में चौक और पत्थर के टुकड़े, रबड़ के छल्ले, टीन की पत्तियां, रंग बिरंगे बटन और न जाने क्या क्या अल्लम गल्लम भरा रहता। वास्तव में ये फालतू सामान नहीं था, बल्कि निहाल चंद के हथियारों का जखीरा था। इनसे वह नए से नए करिश्मे दिखाया करता था। बड़े माँ साहब ने पहले दिन निहाल से उसकी सभी कॉपियाँ और किताब मंगवाई। निहाल ने रद्दी की तरह कॉपी किताबों का बंडल बस्ते से निकाला और मेज पर पटक दिया। माँ साहब ने एक दो कॉपियाँ उलट पलट कर देखी। तभी बड़ी जोर से टर्र की आवाज़ हुई। आवाज़ कॉपियों के बीच से आई थी। माँ साहब के साथ साथ सारी क्लास भी चौंक गई। तभी उनका ध्यान कागज के एक लिफाफे पर गया जो कॉपियों के बीच से उछला था। माँ साहब ने उठाकर देखा। एक लोहे के तार का गोला था जिस पर रबड़ के छल्ले में बटन पिरोकर बल देकर रखा हुआ था। कागज में लिपटा हुआ रबड़ जो ही हिला, टर्र की आवाज के साथ उछल पड़ा। माँ साहब ने गुस्से से निहाल की तरफ देखा। वो सिर झुकाए खड़ा था, मानो गलती से वह रबड़ वहां आ गया हो। अब यह तो भगवान ही जानता था या निहाल कि वह पैकेट अनजाने में कॉपियों के बीच आ गया या निहाल ने उसे जानबूझकर रख दिया था। उस दिन माँ साहब ने उसे चेतावनी दी कि 2 दिन के अंदर अपनी सारी किताबें कॉपियाँ ठीक कर ले। निहाल निहाल ने चेतावनी को इस कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। लेकिन माँ साहब भूलने वाले तो थे नहीं। ठीक 2 दिन के बाद उन्होंने निहाल से कॉपियाँ दिखाने को कहा। निहाल फिर से फटी कॉपियाँ लेकर माँ साहब के पास जा पहुंचा। कॉपियों की वही हालत देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। उन्होंने मौला बख्श हाथ में उठाया और उसकी तरफ बढ़े। निहाल भी कम तो नहीं था। मेज से उतरा तो कुर्सी लुढ़का था, ब्लैक बोर्ड के पीछे और फिर मेज के नीचे। माँ साहब उसके पीछे पीछे थे। तभी निहाल ने माँ साहब की मेज को, जो साधारण लकड़ी की बनी थी और बहुत हल्की सी थी, नीचे से ही सिर पर उठा लिया। पिटाई से बचने के लिए इससे अच्छी ढाल और कौन सी होती। अब आगे आगे निहाल मेज को सिर पर उठाए गोल गोल घूम रहा था और माँ साहब का मौला बख्श बार बार मेज पर ही पड़ रहा था। जब भी वो उसको मारने के लिए मौला बख्श को उठाते तो वो उस पर न पड़ के मेज पर ही पड़ जाता। सारी क्लास, जो अभी तक तो डरी सहमी बैठी हुई थी, अब किसी की भी हंसी नहीं रुक रही थी। सारी क्लास हो करके हंसने लगी और देखते ही देखते क्लास में हड़कंप सा मच गया। निहाल मेज को सिर पर लिए लिए ही बाहर सड़क पर आ गया। उसके पीछे माँ साहब और उन दोनों के पीछे शोर मचाते कक्षा के बच्चे। आसपास की कक्षाओं के बच्चे भी बाहर निकल आए।
दुकानदार और राह चलते लोग भी इस अजूबे को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। आखिर माँ साहब उसे वहीं छोड़ वापस कमरे में आकर बैठ गए। ऐसा उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था कि कोई बच्चा बेकाबू हो गया हो। अगले दिन रघु चाचा निहाल का कान पकड़कर घसीटते हुए क्लास में ले आए। चाचा के कुछ कहने से पहले ही निहाल ने माँ साहब के पांव पकड़ लिए। वो जोर जोर से रो रहा था और रोते रोते माफी मांग रहा था। माँ साहब ने उसे खड़े होने को कहा, पर वो पाँव ही नहीं छोड़ रहा था। उसने माँ साहब के दोनों पाँव इतनी मजबूती से पकड़ रखे थे कि माँ साहब हिल भी नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे खड़ा किया और फिर कक्षा में उसके जगह पर बैठने के लिए भेज दिया। इस घटना का बच्चों और माँ साहब पर अलग अलग तरह से असर हुआ। बच्चे अब माँ साहब से पहले जितना नहीं डरते थे और अपनी बात कह लेते थे। दूसरी तरफ माँ साहब ने मौला बख्श से काम लेना कम कर दिया था। रही बात निहाल की, तो उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया था। हाँ, अब वह क्लास में शरारतें कम करता था। कुछ दिन यूं शांति से गुजरे। बच्चों के बीच इस घटना की चर्चा फीकी पड़ गई। परीक्षा पास आ रही थी, इसलिए बच्चे अपनी अपनी किताबों में डूबे हुए थे। उन्हीं दिनों गांव के बाहर सर्कस लगा। रंग बिरंगे कपड़े पहने, ऊंचा टोप और नकली मोटी सी नाक लगाए रिक्शा पर बैठकर जोकर दिन भर सर्कस लगने की घोषणा करता रहता। बच्चे स्कूल के बाद दौड़ दौड़कर मैदान में लग रहे ऊंचे ऊंचे तंबुओं को देखने पहुंच जाते। पिंजड़े में बंद भालू, शेर और बंदरों को देखने में बच्चों को बड़ा मजा आता। तंबू के चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टरों में नए नए कारनामे दिखाए गए थे। साइकिल चलाता भालू, आग के गोले से निकलता शेर और मछलियां निगलता आदमी। सर्कस शुरू हो गया था। टिकट था केवल 2 आना। बच्चे बाहर की तस्वीरें देख देख कर भीतर जाने के मंसूबे बनाते, सपने देखते। कुछ बच्चे तो दूसरे तीसरे दिन ही अपने अपने माँ बाप के साथ सर्कस देख भी आए थे। पर ज्यादातर बच्चे ऐसे थे जिनके माँ बाप या तो जा नहीं सकते थे या जाना नहीं चाहते थे। निहाल की बात और थी। उसके न माँ थी न बाप। उसे कौन सर्कस दिखाने ले जाता। रघु चाचा थे उसके मामा, जो बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी का बोझ ढो रहे थे। पंसारी की छोटी सी दुकान से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वे बच्चों के सर्कस का खर्चा उठा सकते। निहाल का सर्कस देखने का बड़ा मन था। उसने न जाने किस तरह से 2 आने भी जमा कर लिए थे। शायद मामा की दुकान के गल्ले से चुराए होंगे। बस एक दिन स्कूल बंद हो जाए तो वह उसी समय में सर्कस देख आए। इसके लिए उसने अपने साथ कुछ बच्चे भी जोड़ लिए थे। बस स्कूल से भागने की कोई तरकीब नहीं निकल पा रही थी। जहां भी जाते माँ सब पकड़वा लेते। कई दिनों तक सोच विचार के बाद निहाल ने बच्चों के साथ मिलकर एक तरकीब निकाल ही ली। अगले दिन कक्षा शुरू होते ही मास्टर साहब ने गणित के प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए और खुद मेज पर पैर टिका कर बैठ गए। निहाल ने सवाल झटपट हल किए और कॉपी लेकर मास्टर साहब के पास जा पहुंचा। मास्टर साहब सवाल जांचने लगे तो निहाल धीरे से बोला, मास्टर साहब, क्या आपकी तबीयत खराब है? आपका चेहरा पीला पीला हो रहा है। मास्टर साहब ने डांटा, चुप, क्या बकता है? चल जाकर आगे के सवाल कर। निहाल बेचारा चुपचाप अपनी जगह पर आकर बैठ गया। तभी दूसरा लड़का कॉपी लेकर मास्टर साहब के पास पहुंचा। वह बोला, मास्टर साहब, आपको कपकपी क्यों हो रही है? आप कांप रहे हैं। मास्टर साहब ने उसे भी डांटा, पर उनके मन में यह बात आ गई कि हो न हो कोई बात जरूर है। तभी तीसरे लड़के ने वैसे ही उनके पास आकर कहा, मास्टर साहब, निहाल ठीक कहता है, आपकी तबीयत खराब ही लग रही है। मास्टर साहब ने इस लड़के को डांटा नहीं और ना ही कुछ कहा। बस कुर्सी के हत्थे पर टंगा शॉल उठाकर ओढ़ लिया। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे वाकई में बीमार हैं। देखते ही देखते मास्टर साहब को जाड़ा भी लगने लगा और अब वे वाकई ठंड से कपकपाने जैसे कांप रहे थे। उन्होंने बच्चों से कहा, चलो तुम लोग सब मेरे साथ मेरे घर चलो अपने बस्ते लेकर। मैं घर पर ही लेटे लेटे तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब बच्चे मरते क्या न करते। चुपचाप कंधे पर बस्ते टांग कर चल दिए। आगे आगे सिर पर शॉल ओढ़े मास्टर साहब और पीछे पीछे 20-22 बच्चे। घर पर मास्टर साहब की पत्नी बाहर ही मिल गई। उन्होंने पूछा, क्या बात है, ये फौज लेकर कहाँ से आ रहे हो? मास्टर साहब गुस्से में बोले, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरी तबीयत खराब है? ये तो बच्चों ने देखा कि मैं ठंड के मारे कांप रहा हूँ।
परीक्षा के दिनों में बच्चों का नुकसान क्यों हो? वे यहीं बैठकर पाठ याद करेंगे। इधर मास्टरनी हैरान बोली, सुबह तो तुम भले चंगे थे, अचानक बीमार कैसे हो गए? तुम चुप करो, मेरी चारपाई लाकर यहीं डाल दो, मास्टर साहब ने कहा। वे चारपाई पर शॉल ओढ़कर लेट गए। बच्चे चारों तरफ बैठकर पाठ याद करने लगे। क्या करते? कहाँ तो बेचारे छुट्टी मनाना चाहते थे और कहाँ आफत में फंस गए। सबका गुस्सा निहाल पर ही था। उसी ने उन्हें इस आफत में जो फंसाया था। वे बार बार निहाल को घूंसा और थप्पड़ दिखाते रहे। बाहर निकलने पर मारने की धमकी भी देते रहे। निहाल भी बार बार उंगली से अपने सिर की तरफ इशारा करता रहा कि ठहरो भाई, कुछ जुगत लगाता हूँ। बच्चे जोर जोर से पाठ याद कर रहे थे। तभी निहाल बोला, धीरे धीरे पढ़ो, मास्टर साहब के सिर में दर्द करोगे क्या? बच्चों ने अपनी आवाज़ें धीमी कर ली। निहाल मास्टर साहब के सिरहाने जाकर खड़ा हो गया। बोला, मास्टर साहब, मैं आपका सिर दबा दूं? हाँ। मास्टर साहब ने बड़ी तकलीफ से सिर हिलाया, फिर धीमी आवाज़ में कहा, इन बच्चों से कहो घर जाए, आज पढ़ा नहीं सकूंगा। बच्चों ने ये सुना तो झटपट बस्ते बांधे और बाहर भाग लिए। निहाल उनसे बाहर रुकने का इशारा ही करता रह गया। वह बेचारा क्या करता, अपने ही बनाए फंदे में खुद ही तो फंस गया था। उसे तो मास्टर साहब का सिर दबाना था। वह मास्टर साहब का सिर दबाने लगा। उसने सोचा कि जो ही मास्टर साहब सो जाएंगे तो वह भाग लेगा। पर मास्टर साहब कहाँ सोने वाले थे। वे तो 2-2 मिनट में करवट बदलते, कभी आंखें खोलकर निहाल को देखते। कुछ देर के बाद निहाल से रहा नहीं गया। वह मास्टर साहब के सिर को जोर जोर से दबाने लगा ताकि दर्द बढ़ने पर वे उसे जाने को कह दे। पर मास्टर साहब सारी चोटें सहकर भी चुपचाप पड़े रहे। लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही चलता रहा और भी देर तक चलता अगर मास्टरनी लौट कर ना आई होती। उन्होंने निहाल को सिर दबाते देखा तो प्यार से बोली, हाय हाय, ये क्या ढंग है जी, बच्चा कब से सिर दबा रहा है, थक ना गया होगा। मास्टरनी ने हाथ पकड़कर निहाल को वहां से उठाया, रसोई में से गुड़ और चने का पूड़ा देकर कहा, जा बेटा, जाकर खेल। निहाल की जान में जान आई। बस्ता उठाकर वह सरपट बाहर आया और भागा। लेकिन यहाँ मैदान एकदम साफ था, एक भी बच्चा वहां नहीं रुका था। आखिर निहाल को काफी देर जो हो गई थी। निहाल रुआंसा होकर वहीं पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया। उसका बना बनाया खेल बिगड़ गया था। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर हाथ रखा। निहाल ने झटके से पलट कर देखा तो मानो बिच्छू ने काट लिया हो उसे। मां साहब एकदम स्वस्थ, बिना शॉल ओढ़े। वह मुंह बाय मास्टर साहब की तरफ देखता बैठा था कि उन्होंने निहाल से पूछा, कहो निहाल, मैंने कैसा नाटक किया? तुम जैसा चालाक लड़का भी मुझे पकड़ नहीं पाया, क्यों? अब चौंकने की बारी निहाल की थी। क्या मास्टर साहब ये सारा नाटक कर रहे थे? उसे लगा धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, इतनी उसे शर्मिंदगी लग रही थी। पर मास्टर साहब ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा निहाल, पढ़ाई अपनी जगह है, खेल अपनी जगह। मैं तुम लोगों को खेलने को मना नहीं करता, पर तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। जाओ, अब घर जाओ। और हाँ, सर्कस वर्कस बेकार की चीज़ें हैं, तुम पैसे की कीमत समझो बेटा। माँ साहब वापस लौट गए। निहाल सिर झुकाए घर की ओर चल दिया। अपने बनाए जाल में खुद ही फंसे निहाल की नज़र में माँ साहब की इज्जत और भी बढ़ गई थी। इस घटना के बाद से निहाल में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। धीरे धीरे उसका रुझान पढ़ाई लिखाई की ओर होने लगा। न जाने क्या कारण था कि माँ साहब उसे चाहते भी बहुत थे। 5वीं कक्षा के बाद निहाल का दाखिला शहर के किसी स्कूल में हो गया। वह अब अपने चाचा के पास रहने चला गया। छुट्टियों में गांव आता तो हमारी टोली की बैठक जम जाती। हमारा स्कूल वहीं था, मास्टर साहब भी वहीं थे और उनका मौला बख्श भी उनके साथ था। पर हम सभी शैतानों की टोली बिछड़ गई थी। हम सब अलग अलग होकर अपने अपने रास्तों पर चल पड़े थे। हमारे गांव में भी कई स्कूल खुल गए थे। उनमें से 12वीं तक के 2 सरकारी स्कूल थे। बाकी शहरों की देखा देखी पब्लिक स्कूल भी खुल गए थे। टीवी रेडियो के आ जाने से बच्चों का ज़्यादातर समय घर पर ही बीतने लगा था। हमारे ज़माने जैसी शरारतें, घूमने फिरने या टोलियाँ बनाकर आम, अमरूद, इमली तोड़कर खाने का अब के बच्चों के पास समय ही नहीं था। मेरा अक्सर गांव जाना होता रहता। वहाँ अभी मेरे पिताजी और बुआ थी।
पिताजी अपने खेतों की देखभाल करते और बुआ अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, फिर भी दिन भर घर के काम काज में लगी रहती। मैं जब भी वहाँ जाता, माँ साहब कहीं न कहीं मिल ही जाते। कभी बाजार में, कभी पंचायत में, तो कभी अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर। वे भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे। मोटे शीशे के चश्मे से भी पहचान नहीं पाते थे लोगों को। नाम बताना पड़ता था, तब पहचानते। निहाल को भी अक्सर याद करते। उसकी सारी शैतानियाँ उन्हें आज भी याद थी, जिन्हें वे कभी कभी सुना दिया करते। पर निहाल कभी भी गांव नहीं आया। आता भी कैसे? यहाँ उसका था ही कौन? रघु चाचा को गुजरे काफी समय बीत चुका था। उनके खेत बिक गए थे। बस एक छोटा सा घर था, जो बरसों से पानी और धूप हवा सहते हुए खंडहर बन गया था। अभी पिछले दिनों मुझे पिताजी ने गांव बुलाया था। वे भी खेतों का हिसाब किताब कर देना चाहते थे और बेच बाज के शहर आकर मेरे पास रहना चाहते थे। बुआ से भी अब काम नहीं होता था। गांव में घुसते ही वहां के गंध ने मुझे 30 वर्ष पहले का समय याद दिलाया। मुझे अपने दोस्त, घर, खेत, बाग, नदी का किनारा सब याद आ रहे थे। और इन सब से ज्यादा निहाल और मासब। घर का रास्ता पकड़ते हुए मैंने देखा, माँ साहब पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे। मौला बख्श उनके पास ही रखा हुआ था। कुछ बच्चे वहीं बैठे रंग बिरंगे कागज की झंडियां बना रहे थे। मैंने पास जाकर माँ साहब के चरण छुए। कौन? जी मैं दिनेश, जयराम जी का बेटा, मैंने कहा। अच्छा अच्छा, कैसे हो दिनेश? कब आए? बस आ ही रहा हूँ माँ साहब, अभी अभी। आओ आओ, बैठो। उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। माँ साहब, फिर आऊँगा, अभी तो पिताजी भी इंतज़ार कर रहे होंगे, मैंने खड़े खड़े ही कहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाद में ही आ जाना, उन्होंने गहरी सांस खींचते हुए कहा। बच्चे दौड़ दौड़ कर रंगीन झंडियाँ एक धागे पर चिपका रहे थे। उन्हें देखकर मैंने पूछा, क्या कोई फंक्शन है स्कूल में? नहीं दिनेश, कल ही एक सरकारी पत्र आया है, स्कूल का इंस्पेक्शन होने वाला है। बरसों से कोई आदमी यहाँ झांकने भी नहीं आया। एक के बाद दूसरा स्कूल खुलता गया है, पर इस स्कूल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब अचानक पूछताछ शुरू हो गई है। खैर, आ जाना तुम शाम को, तुम भी तो इसी स्कूल के पुराने छात्र हो, माँ साहब ने कुछ रुक रुक कर कहा। जी हाँ माँ साहब, जरूर आऊँगा, कहकर मैं चला आया। पिताजी मेरे इंतजार में ही थे। रसोई से बुआ के हाथ के बने साग और मकई की रोटी की सौंधी सौंधी महक भी आ रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातें हुई, फिर नहा धोकर खाना खाया और जो सोया तो शाम तक सोया ही रहा। आँख खुली तो धूप उतर चुकी थी। मैंने कुर्ता डाला और बाहर निकल आया। स्कूल जाने की बात दिमाग में आई। एक मन तो हुआ कि टाल ही दूं, फिर मास्टर साहब का ध्यान आया। सोचा, न जाने इंस्पेक्टर कैसा हो, मास्टर साहब को वृद्ध और अकेला देखकर न जाने कैसा व्यवहार करे, इसलिए स्कूल की तरफ ही चल पड़ा। स्कूल के बाहर झंडियां लग गई थी। मास्टर साहब हाथ का धुला धोती कुर्ता पहने बैठे थे। गांव के 2-3 लोग और भी साथ में थे। मैं भी वहीं जाकर पास में बैठ गया। बच्चे टाट पट्टियों पर लाइन में बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं थी कि इंस्पेक्शन यानी क्या होता है। उनका ध्यान तो लड्डुओं पर था, जो कि फंक्शन के बाद में बंटने वाले थे। कुछ ही देर में दूर से एक बड़ी सी गाड़ी आती दिखाई दी। काले रंग की गाड़ी धूल उड़ाती चली आ रही थी। मास्टर साहब और सभी लोग चौंकन्ने हो गए। बच्चे झटपट एक कतार में खड़े हो गए। गाड़ी कुछ दूर पर रुक गई। ड्राइवर ने जल्दी से उतरकर दरवाज़ा खोला। सूट टाई पहने सुनहरे फ्रेम का चश्मा लगाए एक व्यक्ति उसमें से उतरा। साथ में एक महिला और 2 बच्चे भी थे। माँ साहब हाथ में फूलों की माला लिए खड़े थे। कुछ कदम चलकर वह व्यक्ति आगे आया और एकाएक झुककर उसने माँ साहब के पांव पकड़ लिए। सभी हतप्रभ, ये क्या? माँ साहब कुछ समझ नहीं पाए और एकदम से हड़बड़ाकर पीछे हट गए। हाथों से माला छूट गई। मैं भी चौंक गया। तभी उस व्यक्ति ने मास्टर जी के हाथ से गिरती हुई माला को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे मास्टर जी के गले में ही पहना दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? मास्टर जी हड़बड़ाते हुए बोले। कहिए मास्टर जी, ये नाटक कैसा रहा? मैं निहाल। ओह! मास्टर जी ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। निहाल ने भी अपने हाथ मास्टर जी के इर्द गिर्द लपेट दिए। मैंने देखा, दोनों की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। निहाल, तुम सच में बड़े बन गए, पढ़ लिख कर।
मास्टर जी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार से कह रहे थे। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मास्टर साहब। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी को अपने अपने बचपन के स्कूल, मास्टरनी यानी कि बहन जी और सर यानी कि मास्टर जी, मास्टर साहब जरूर याद आ गए होंगे। स्कूल के किस्से भी याद आ गए होंगे। कहानी के बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अपने सर या बहन जी जिनका नाम याद हो उनका नाम भी लिख दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।